Hello everyone, I am Alicia and I welcome you all on my channel. So I hope you all remember कि आप मेरे साथ लास्ट टाइम फ्रेंच रेवोल्यूशन को जो है समझ रहे थे. सो टुडे आई थॉट कि मैं आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन बुक में से ही फर्दर एक्सप्लेन करती हूँ. अगर मुझे कहीं पे लगेगा कि मुझे पीडीएफ बनाने की ज़रूरत है, ऑल्दो मैं पीडीएफ भी इंक्लूड कर दूँगी. सो हम वन बाय वन टॉपिक्स पे जाते हैं एंड इट्स अ नाइस बुक. सो आई स्टार्ट फ्रॉम हियर. सो व्हाट वाज द लास्ट सीन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? लास्ट सीन ये था कि किस तरीके से हमने फ्यूडल सिस्टम के बारे में समझा. हमने ये समझा कि फ्रांस में किस तरीके से बिना लोगों की इच्छा के, बल्कि उनकी इच्छाओं के विरुद्ध जाकर फ्रांस की सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया. कौन कौन सी स्टेट्स थी? फर्स्ट थी क्लर्जी, सेकंड थी नोबिलिटीज एंड द थर्ड वाज द पेजेंट स्टेट. ऑलराइट. और इतनी सारी एक्सप्लॉयटेशन किसके ऊपर हो रही थी? थर्ड स्टेट के ऊपर. हमने ऑलरेडी फ्यूडल सिस्टम देखा है और मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर रखा था द फर्स्ट पार्ट में. सो और ये फर्स्ट पार्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट भी है, जो मैंने अपलोड किया हुआ है. आप उसको एक बार गो थ्रू कीजिए, आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा कि आखिर फ्रांस या फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है किस बारे में है. तो चलिए अब हम आगे इसके समझते हैं कि जब 3 स्टेट्स में डिवाइड हो गया, ऑल्दो ये फ्यूडल सिस्टम उनका पहले से ही चला आ रहा था. ठीक है, लेट अस सी अब और इसको किस तरीके से डीप वे में इन्फ्लुएंस किया गया. A growing middle class contemplates an end to privileges. Exactly. अब जो थर्ड स्टेट था, अब थर्ड स्टेट में हम जानते हैं कि पेजेंट्स थे, फार्मर्स थे, गरीब लोग थे. लेकिन इसी के ही इस थर्ड स्टेट में कुछ लोग ऐसे भी निकले जो कुछ मर्चेंट्स थे और कुछ एजुकेटेड पीपल भी थे. कई बार ऐसा होता है कि जब हमें रिवॉल्यूशन चाहिए होता है, हमें कोई चेंज चाहिए होता है समाज में. आप हमारे हमारे खुद की कंट्री का एग्जाम्पल ले सकते हैं. कई बार एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड दोनों ने ही अपने नेशनलिज्म के लिए, अपने कंट्री को फ्री कराने के लिए, लोगों को उनका हक दिलाने के लिए अपने एजुकेशन का या अपने साहस का किस तरीके से इस्तेमाल किया है. चलिए अब हम पढ़ते हैं. तो उसमें से ही थर्ड स्टेट में कुछ लोग जो थे एजुकेटेड भी थे. लेट अस सी. और इनका काफ़ी क्रूशल रोल भी रहा है. आई वॉज थिंकिंग कि मैं एक एक टॉपिक करके आपको एक्सप्लेन कर दूं, अगर ज़्यादा लेंदी में आपको नहीं समझना है. ऑल राइट, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाती है वीडियो. सो आई ट्राई कि मैं कितना एक्सटेंड कर सकती हूँ एक वीडियो में. सो आई रीड एंड एक्सप्लेन. Peasants and workers, though had taken part in revolts in the past against increasing taxes, food scarcity, and soaring prices, but they had lacked plans and means for carrying out full scale measures to bring about a change in the social and economic order. To achieve this goal, it was left to those people with the third estate who got prosperous and had access to education and innovative ideas. अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जब थर्ड स्टेट यानी कि तीनों स्टेट्स को लाया गया सामने, और जो थर्ड स्टेट था जिस तरीके से वो एक्सप्लॉयटेशन को फेस कर रहा था, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा मतलब उन्होंने कुछ किया नहीं, वो चुप बैठे. वो कई बार इसके अगेंस्ट भी गए, लेकिन वो कई बार उनके पास प्रॉपर प्लान ना होने की वजह से उन्हें फेलियर का सामना करना पड़ा. अब क्योंकि उन्हें इस चीज़ से बाहर भी निकलना था और उन्हें एक प्रॉपर सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर लाना था, जो कि वो पहले नहीं कर पाए थे. अब ये किसके हाथ में आ गया था इसका ज़िम्मा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो थर्ड स्टेट था उसमें पेजेंट्स थे, बहुत सारे फार्मर्स थे, गरीब लोग थे. लेकिन इसमें कुछ मर्चेंट्स भी थे और कुछ एजुकेटेड पीपल भी थे. जब इनसे जो अनएजुकेटेड पीपल थे या फिर जो कमज़ोर लोग थे, जिनकी आइडियाज़ इतने प्लान आउट नहीं कर पा रहे थे, वो जो भी स्कैरसिटी थी, फूड स्कैरसिटी, इन्फ्लेशन, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों के, यानी कि डेली यूज़ होने वाली चीज़ों के, बेसिक एसेट्स के दाम अनप्रेजेंटेड प्राइस पे जो है दे वर जस्ट इन्फ्लेटिंग, वो कुछ नहीं कर पा रहे थे. तब इसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस एजुकेटेड पीपल के हाथ में दिया गया.
क्योंकि उनके पास क्या था, एजुकेशन, इसलिए कहते हैं एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन इन दिस वर्ल्ड। देन ओनली, अगर आप उसे ठीक तरीके से यूज़ करते हैं, आप सिर्फ अपने ही फैमिली का नहीं बल्कि आप पूरे एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं, एक वैसी सोसाइटी का जैसे आप चाहते हैं, जहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, हर किसी को अपना राइट्स मिल रहा है। और उनकी इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से देखते हैं क्या चेंज आते हैं। द एमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स कॉल्ड द मिडिल क्लास was witnessed in the 18th century. They earned their wealth by manufacturing goods. अब इसमें आप सोच रहे होंगे ये मिडिल क्लास कहाँ से आ गया, ये था थर्ड स्टेट में ही, ठीक है, पेजेंट स्टेट्स में। लेकिन अगर सपोज करें 100% है तो उसमें से 70% पेजेंट्स हो गए, उनमें से कुछ ने सोचा कि चलिए हम व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ एजुकेटेड पीपल निकल गए, ठीक है। तो ये जो व्यापार कर रहे थे, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे थे, ये मिडिल क्लास कहलाया गया, क्योंकि उनकी कंडीशन ये नहीं कह सकती कि हम बिल्कुल ही एकदम बहुत ही बदतर थी, एकदम डाउन ट्रोडन थी, ये थोड़ा सा अपलिफ्टमेंट की तरफ थे। ओके, ये अपना वेल्थ कैसे कमाते थे, बाय मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। क्या मैन्युफैक्चर करते थे, सिल्क टेक्सटाइल्स, एंड बाय ईदर एक्सपोर्टिंग थ्रू एन एक्सपैंडिंग ओवरसीज ट्रेड और बाय सेलिंग दिस टू द रिचर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। एग्जैक्टली अब आप जानते हैं कि मर्चेंट्स का काम क्या होता है या व्यापारियों का क्या काम होता है। वो गुड्स को जो भी मैन्युफैक्चर करते थे वो उसे सेल करते थे रिच पीपल के पास, और उससे वो पैसा कमाते थे। हालांकि ये सारे किस में है, ये थर्ड स्टेट में ही है। ऑलराइट, the third state comprised of professionals such as lawyers or administrative officials in addition to the manufacturers and merchants. अब इसके साथ साथ अब देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि सब अनएजुकेटेड हैं और सारे के सारे पेजेंट हैं, सारे ही फार्मर्स हैं। नहीं, इसमें से कुछ एजुकेटेड भी निकले, देन कुछ मर्चेंट्स निकले। अब इसमें से कुछ जो है जिनको एक्सेस था एजुकेशन का, दे बिकेम लॉयर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, तो इसे ही कहलाया गया थर्ड स्टेट, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इन सबको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि थर्ड स्टेट्स में कौन कौन से लोग कंप्राइज होते हैं, और इसी को हम मिडिल क्लास कहते हैं। ओके, क्योंकि जो फर्स्ट क्लर्जी स्टेट था वो तो सिर्फ चर्च को संभालता है, उसे काफ़ी सारे प्रिविलेजेस मिलते हैं। जो नॉबिलिटीज़ है, बड़े घर के थे, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन में अपना हाथ नहीं लगाएंगे, और हो सकता है उनको हालांकि एजुकेशन का जो है एक्सेस था। अब डिपेंड करता है कि उनकी जो माइंड सेट है या उनकी जो प्लानिंग है किसकी तरफ रहती है। अगर आप एजुकेटेड हैं, वेदर यू बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली और अ वेरी अपर हाई क्लास फैमिली, आप उस एजुकेशन को अपने लिए, अपनी सोसाइटी के लिए ही ज़रूर यूज़ कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं फिर क्या होता है। एजुकेटेड ऑल ऑफ देम वर ऑफ द फर्म बिलीव दैट नन ऑफ द ग्रुप्स इन द सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। जो एजुकेटेड पीपल थे, जिन्होंने ये सारी चीज़ें समझ आती थी, उन्होंने ये बताया और इस चीज़ का डिक्लेरेशन किया कि कोई भी इंसान बाय बर्थ जो है उसे प्रिविलेज नहीं मिलेगा। उसे अपने कर्मों से, जो भी वो काम करता है सोसाइटी के हित के लिए, उसे उस बेसिस पे जो है प्रिविलेज यानी कि सुविधाएं प्राप्त होंगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अभी का एग्जाम्पल दूँ, मान लीजिए कोई बहुत ही रिच फैमिली में बर्थ हुआ है किसी का, तो उसको जस्ट बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ वेरी रिच फैमिली and when he grows up he doesn't have any access, he's really not keen interested in looking further for the society, then and still he's getting those privileges, then it is completely wrong. तो उसे बर्थ के बेस पे नहीं, अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी की तरफ, देन तभी उसको जो है प्रिविलेजेस मिलने चाहिए। rather meant that it should be the criteria of a person's सोशल पोजीशन। एग्जैक्टली, अगर आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं, आपका कुछ नाम होता है, पोजीशन होती है सोसाइटी में, देन ओनली यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग दोज प्रिविलेजेस। लेट अस मूव फर्दर। एंड दे हैड रियली फर्म बिलीव ऑन दिस थिंग, यानी कि उनकी जो फर्म बिलीव यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव थी इस चीज़ पे। लेट अस मूव फर्दर। एंड जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, काइंडली लिसन टू ऑल दिस थिंग्स वेरी केयरफुली। आपको हर एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से सुनना है। आप क्लास में भी सुनते हैं, समझते हैं,
आप यहाँ पर भी सुन रहे हैं, सो काइंडली गो थ्रू, ऑलराइट, और आपको बाद में रिवीजन भी करना है। एंड इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि सिर्फ ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, जो बाकी क्लासेस के या फिर जिनका भी इससे रिलेशन है, ये देख सकते हैं इस वीडियो को। चलिए आगे पढ़ते हैं। फिलोसोफर्स लाइक लॉक, यानी कि जॉन लॉक्स की बात हो रही है, यानी ठीक है, आप जानते ही होंगे, जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे मस्ट बी नोइंग अबाउट जॉन लॉक्स एंड रूसो, मीन जीन जेकस रूसो के बारे में बात हो रही है। तो लॉक्स एंड रूसो सपोर्टेड द आइडिया ऑफ envisaging a society that is based on freedom, equal laws and opportunities for all. जॉन लॉक और जीन जेकस रूसो का ये मानना था कि एक ऐसी सोसाइटी हो जहाँ सबको इक्वल फ्रीडम मिले, इक्वल लॉस के अंडर सबको रखा जाए, चाहे वो अमीर है गरीब है, ही और शी शुड बी इक्वल अंडर द आइज ऑफ द लॉ, एंड हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, जो कि आज के डेट में भी ये ट्रू है एंड इट इज़ फॉलोड. John Locke even sought to rebut the doctrine of the divine and absolute right of the monarch. सिर्फ यही नहीं, जॉन लॉक्स ने ऐसा भी किया कि जो मोनार्क के हाथ में पावर है, क्योंकि वहाँ के लोग, जब मोनार्की होती है कहीं पे, इतना इन्फ्लुएंस होता है किंग का या मोनार्क का, कि सारे डिसीजंस उसे ही A to Z एब्सोल्यूट डिसीजन उसके हाथ में दे दी जाती है, और उसी को डिवाइन, जैसे हम गॉड को डिवाइन मानते हैं कि समथिंग सुप्रीम है, और एब्सोल्यूट राइट यानी कि सारे के सारे हर तरीके की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसीजन मेकिंग पावर उसके हाथ में दे। तो जॉन लॉक ने इसका विरोध किया, क्योंकि इसे ही फॉलो किया जा रहा था. रूसो पुट फॉरवर्ड एन आइडिया प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, रूसो का क्या आइडिया था कि हमें एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड हो. ओके, सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन व्हाट सेंस? सोशल कॉन्ट्रैक्ट लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी है, हम सिटीजन्स हैं अपने कंट्री के, ठीक है, सो गवर्नमेंट हमसे और हम गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट में ही, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट में रहते हैं. वी नो दैट द गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू अस एंड वी हैव टू अबाइड बाय द लॉज एंड रूल्स ऑफ द कंट्री. सो दैट इज लाइक अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. अगर हम इस चीज़ को परस्यू करते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं, अपनी सोसाइटी का, कंट्री का साथ देते हैं, तो गवर्नमेंट हमें बदले में प्रोटेक्शन देती है. ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा. यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव अभी किसको रखा गया है? जो मोनार्क है, लुई 16. मॉन्टेस्क्यू इन द बुक द स्पिरिट ऑफ द लॉस, याद रखना है, मॉन्टेस्क्यू ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द स्पिरिट ऑफ द लॉस. अगेन आई एम रिपीटिंग, द स्पिरिट ऑफ लॉस. प्रपोज द डिवीजन ऑफ पावर, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कंट्री में भी इसे फॉलो किया जाता है, यूएसए में फॉलो किया जाता है, बाकी आप गो थ्रू कीजिए कौन कौन से कंट्री में इसे फॉलो करते हैं. क्या चीज़ है ये है डिवीजन ऑफ पावर, दैट इज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. ठीक है, आप जानते हैं लेजिस्लेटिव मेक्स द लॉ, इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इट मेक्स द लॉ. एग्जीक्यूटिव जो है पास करता है लॉ को, और जुडिशरी जो ओवरऑल इस पे जो है नज़र रखता है. ओके, सो आई एम जस्ट रीडिंग दिस. So he proposed the division of power, the power between the government and legislative, the executive and judiciary. The model of government was adopted in USA. USA में already ये चीज़ जो है adopt कर ली गई थी. After the 13 colonies declared their independence from Britain, I think starting में मैंने शायद बताया था, और फ्रांस ने हेल्प भी करी थी, और जिसमें काफ़ी इसका लॉस भी हुआ था, काफ़ी लोन चढ़ गया था इनके ऊपर. एंड फर्दर यू नो व्हाट हैपेंड. ऑल राइट, so in USA this thing had already come. For political thinkers आप इसी कोई अभी इसमें समझ सकते हैं, इनके एग्जाम्पल ले सकते हैं, जॉन लॉक, रूसो एंड मॉन्टेस्क्यू का, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी कंट्रीब्यूशन है इनका, और इन्हें काफ़ी अच्छा पॉलिटिकल थिंकर्स माना जाता है, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजीज ही ऐसी थी, बिकॉज आई मीन दे ब्रॉट चेंजेस इन द सोसाइटी. For political thinkers in France, the American Constitution and its guarantee of individual rights was an important example. And
which constitution or which type of philosophy it is talking about? It is talking about the division of power only. Okay, because these were from the France colonies, तो इनके लिए एक like you know हमारा जो constitution that is adopted some certain things, not constitution I'm saying, that's wrong, not the constitution, but few rights or few ideas have been taken or adapted from other constitutions which different countries are following. The thoughts of these philosophers were circulated through newspapers and books and discussed intensively in saloons and coffee houses. एग्जैक्टली जब भी हम कोई डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं नॉर्मली, तो वो कई बार आपने नोटिस किया होगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक जाती है, फिर दूसरा पर्सन बात करता है एंड इट गेट्स सर्कुलेटेड. और एक कौन सा तरीका है फ्रॉम बाय विच एवरीबडी गेट्स टू नो, दैट इज़ द मास कम्युनिकेशन थ्रू न्यूज़पेपर्स, पैम्फलेट्स, वी गेट टू नो अबाउट सो मैनी थिंग्स. तो वैसे ही इन डिवीजन ऑफ पावर के बारे में, इस तरीके के आइडियाज़ के बारे में काफ़ी चर्चा होने लगी. कहाँ पे? जैसे जो पब्लिक प्लेसेस है, लाइक सलून्स हो गया, कॉफ़ी हाउसेस, इजंट इट, फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नीदर रीड नॉर राइट, दीज थॉट्स वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स. अब कहीं पे तो न्यूज़पेपर्स के थ्रू या पैम्फलेट्स के थ्रू इट वॉज सर्कुलेटेड, बट दोज हु कुडेंट रीड और राइट, उनके लिए ये थॉट्स, ये आइडियाज़ they were spoken aloud ताकि वो भी सुन सके, समझ सके, and they can also be part of this revolution further. The spread of news that Louis XVI was about to impose another dose of taxes to meet out the state expenses angered the people, and they protested against the system of privileges. As soon as the people, यानी कि थर्ड स्टेट को पता लगता है कि दैट लुइस 16 इज अगेन गोइंग टू इम्पोज अनदर डोज ऑफ टैक्सेस, और किस लिए टैक्सेस इम्पोज कर रहे हैं? सो दैट ही कैन मीट द एक्सपेंसेस ऑफ द स्टेट. And so the people got really angry and they were completely against this thing. They were against the privileges which the first and second state was getting. So though this video could have been lengthier, but I have read all the important points. So even if you have read very carefully, you will be able to answer the questions in your exam, or you can discuss in your class anywhere. So I'll meet you in the next video where we will begin with the beginning of revolution. All right. So bye bye. Take care.